क्लास 11th जीएससीबी बोर्ड का इकोनॉमिक्स में आपको समझाने जा रहा हूं। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पेन और पेपर उठा लो और जैसे मैं करवाते जाता हूं उसको लिखते जाओ, दिमाग में भी घुसता जाएगा। इकोनॉमिक्स बोरिंग नहीं होती है, आपको इंसान किस तरीके से पढ़ा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्राइस क्या होता है। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं रीड कर दूंगा तो आप लोग बोलोगे भैया ये क्या फालतू सा आप पढ़ा रहे हो। इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि आप एक शॉप के अंदर जा रहे हो पेप्सी लेने। क्या लेने गए आप? पेप्सी लेने। इस पेप्सी की एक वैल्यू होगी। आप बोलोगे भैया ये सब क्या फालतू में बोल रहे हो आप। पेप्सी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ भैया हमको ये बात मालूम है। तो इकोनॉमी की भाषा में इस पेप्सी को हम मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कॉमोडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमोडिटी। अब से आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या बोलोगे? कॉमोडिटी बोलोगे। समझ में आया? वापस से मेरे साथ बोलो, प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे इकोनॉमी की भाषा में? कॉमोडिटी। आप एक कॉमोडिटी परचेज करने गए, उसकी एक वैल्यू है। अब आपने दुकानदार को इस पेप्सी के बदले में दिया कितना? 20 रुपए। ये जो 20 रुपए है इस कॉमोडिटी की क्या है? वैल्यू है। अब इस वैल्यू को ही हम बोल देते हैं प्राइस। बहुत सिंपल सी भाषा में, आप कोई भी कॉमोडिटी जब लेने जाते हो तो उसकी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को आप मनी के टर्म में पे कर रहे होते हो, उसी को हम बोल देते हैं प्राइस। समझ आ गया? आसान है। अगर नहीं आया तो पीछे वापस से जाना, एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा टॉपिक है वैल्यू, इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं कि वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ कॉमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर अनदर कॉमोडिटी, समझाता हूँ। अब वैल्यू को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। स्कूल के अंदर रिसेस हुई, आपने अपना टिफिन खोला तो टिफिन के अंदर आपने देखा कि मम्मी ने 2 रोटी रखे हुए हैं। अब आपको आज रोटी खाने का मन नहीं था, आपको खाने का मन था चॉकलेट। तो गलती से आपने देखा कि आपके दोस्त के जेब में चॉकलेट पड़ा हुआ है। आपके पास क्या थी? 2 रोटी, और आपके दोस्त के पास क्या था? चॉकलेट। तो आपने अपनी रोटी अपने दोस्त को दे दी और आपके दोस्त ने आपको चॉकलेट दे दिया। तो 2 रोटी की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई एक चॉकलेट। तो हम कभी भी, अब यहाँ पे समझना, किसी भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं अनदर कॉमोडिटी के साथ, तो हम लोग उसको बोलेंगे उसकी वैल्यू। यहाँ पे वही तो मैंने किया। ये जो 2 रोटी है इसको भी हम मान लेते हैं कि ये क्या है? कॉमोडिटी है। अब इस कॉमोडिटी के बदले में आपने चॉकलेट, चॉकलेट को भी हम क्या मान लेते हैं कि ये भी एक कॉमोडिटी है। तो एक कॉमोडिटी के बदले में आपने क्या एक्सचेंज किया? दूसरी कॉमोडिटी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा टाइप्स ऑफ वैल्यू। टाइप्स ऑफ वैल्यू के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है यूज वैल्यू, एक होता है एक्सचेंज वैल्यू। अब यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू को समझने के लिए पहले नोटबुक और पेन ले लो। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से बनाना, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज वैल्यू और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सचेंज वैल्यू। अब एक्सचेंज वैल्यू के नीचे में एक लिख देता हूँ पेमेंट। आपको आराम से समझ में आएगा, आप भी लिख दो पेमेंट। अब हम लोग कुछ कॉमोडिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमोडिटी मतलब प्रोडक्ट। अब आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ एयर। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हमारे दुनिया के अंदर एयर ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं भैया, हम लोग जिंदा नहीं रख सकते बिना हवा के। तो जो हवा है उसकी यूज वैल्यू हाई होगी कि लो होगी? तो आप बोलोगे कि भैया हवा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो उसकी जो यूज वैल्यू है हमारी जिंदगी में, जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। क्या हम लोग हवा के लिए पेमेंट देते हैं किसी को? तो अगर हम लोग हवा के लिए पेमेंट नहीं देते हैं तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू 0 है, मतलब कि उसकी जो प्राइस है वो क्या है? 0 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। पेमेंट मतलब एक्सचेंज वैल्यू, पेमेंट मतलब एक्सचेंज वैल्यू। तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले तो एयर जो है उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या है? 0 है। दिमाग में जा रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्ड। अच्छा, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास गोल्ड नहीं है। बिना गोल्ड के क्या इंसान जिंदा रह सकता है? तो आप बोलोगे कि भैया हाँ, बिना गोल्ड के आप भी जी रहे हो, हम लोग भी जी रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से कंपेयर करते हैं। तो क्या गोल्ड की जो यूज वैल्यू है वो हाई होगी कि लो होगी? उसके लिए सोचना इस तरीके से है कि क्या गोल्ड के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? तो आप बोलोगे कि हाँ भैया हम जिंदा रह सकते हैं। तो गोल्ड की जो यूज वैल्यू है वो है लो।
अब बट अगर आपको गोल्ड खरीदने जाना पड़ेगा तो क्या उसके लिए आपको हाई पेमेंट देना पड़ता है? अब बोलोगे कि हाँ भैया गोल्ड जो है वो बहुत महंगा आता है इसीलिए हमको उसके लिए हाई पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे गोल्ड की जो एक्सचेंज वैल्यू होगी वो क्या होगी? हाई होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूज वैल्यू का मतलब होता है कि वो जो कॉमोडिटी है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी तो उसकी वैल्यू हाई होगी, अगर वो लो इंपॉर्टेंस रखेगी तो उसकी यूज वैल्यू लो होगी। और ऐसा कहीं पक्का नहीं है कि जो चीज़ों की यूज वैल्यू हाई है उसके लिए हमको एक्सचेंज वैल्यू हाई देनी पड़े। मतलब अगर इस केस में समझोगे तो जो हवा है उसकी यूज वैल्यू यानी हमारी जिंदगी में उसका यूज बहुत ज्यादा है बट उसके लिए हम लोग जीरो पेमेंट देते हैं, मतलब कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू लो है। अभी उसका उल्टा जो गोल्ड है उसकी यूज वैल्यू लो है, मतलब हम लोग उसको रोज जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। जिनके पास बहुत पैसा है वो उसको खरीदते हैं और पहनते हैं। हम जैसे लोग के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम गोल्ड रोज इस्तेमाल में ले। बट गोल्ड की जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो कीमत है, वो हाई होती है। तो इसी से आपका बनेगा रिलेशनशिप ऑफ द यूज वैल्यू एंड क्या बोलते हैं दूसरा, एक्सचेंज वैल्यू। ये यहाँ पे देखो आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। वही वाली बात कि गोल्ड की यूज वैल्यू लो है बट एक्सचेंज वैल्यू हाई है, एयर की यूज वैल्यू हाई है बट एक्सचेंज वैल्यू लो है। इसी से हमारा क्या बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यहाँ पे मैंने जो चीजें लिखी है उनको पढ़ना आराम से आपके दिमाग में जाएगा। अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो टेलीग्राम का लिंक होगा या तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, दोनों में से किसी को भी फॉलो करना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इन्हीं का इस्तेमाल आप एग्जाम के अंदर करना, आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, गुड्स एंड सर्विस के बारे में। इसको भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चीजों का लिस्ट बनाता हूँ जैसे कि क्लोथ्स, और जैसे कि मैं ले लेते हूँ फूड, फिर मेरे हाथ में पेन है तो मैं ले लेता हूँ पेन, 3 इनफ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ जैसे कि एंटरटेनमेंट, और जैसे कि अभी मान लो कि हम लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, और जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं एजुकेशन लेने जाते हैं। अब ये दोनों के अंदर आप बताओ किसको टच कर सकते हो? आप कपड़े को छू सकते हो, आप फूड को छू सकते हो, आप पेन को छू सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आप इसको फिजिकली क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। और क्या आप जब थिएटर के अंदर पिक्चर देखने जाते हो तो आप एक्टर को छू सकते हो? आप बोलोगे नहीं। आप ट्रैवल करने जाते हो तो क्या आप वहां की चीजों को अपने घर ला सकते हो? मतलब कि आप ताजमहल देखने गए तो क्या आप ताजमहल को उखाड़ के अपने घर पे ला सकते हो? नहीं। आप जब एजुकेशन ले रहे हो, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, क्या आप उसको छू सकते हो? नहीं। आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रहा है जिससे आपका नॉलेज गेन हो रहा है। आप एजुकेशन को छू नहीं सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो भी चीज है वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। समझाता हूँ, टेंशन मत लो। कोई भी कॉमोडिटी अगर फिजिकल फॉर्म में है तो हम लोग उसको बोलते हैं गुड्स, और अगर कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं सर्विस। अब गया होगा दिमाग में, हाँ भैया हम लोग क्लोथ को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम लोग एजुकेशन को टच नहीं कर सकते हैं। भैया हाँ हम लोग क्लोथ को देख भी सकते हैं बट भैया हम लोग एजुकेशन को देख नहीं सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल गुड्स। और जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, हम लोग उसको बोलते हैं सर्विस। समझ आया? जिसको छू सकोगे, देख सकोगे, उसको बोलेंगे गुड्स, और जिसको छू सकते नहीं हो, देख नहीं सकते, उसको बोलेंगे सर्विस। अब ये दोनों से ही हमारी एक चीज पूरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नीड। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, हम लोगों की जरूरत ये दोनों से पूरी होती है। उसका डिफरेंस क्या है वो आप समझ गए हो। अगर किसी को भी मैंने जो समझाया वो हार्ड लगा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब टाइप्स ऑफ गुड्स को नोट से ही समझ लेते हैं। मैंने काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर आया पहला फिजिकल गुड्स, समझाता हूँ। जैसे देखो बॉल हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोबाइल हो गया। ये सारी चीजों को क्या आप टच कर सकते हो, देख सकते हो? आप बोलोगे भैया हाँ। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल या टेंजिबल गुड्स। आगे चलते हैं। जैसे एजुकेशन, अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको छू नहीं सकते हो बट अपने दिमाग में वो चीजों को लेके अपने आप को ग्रो कर सकते हो। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट,
डॉक्टर आपको अपने मुंह से एडवाइस देता है, तो हम लोग उसको किस में गिनते हैं? सर्विस में। मम्मी जो खाना बना रही है, मम्मी जो खाना बना रही है मतलब खाना बनाने का प्रोसेस, उसको भी हम लोग किस में गिनते हैं? सर्विस में। जो आप गाना सुन रहे हो, इस मोबाइल के अंदर जो आप गाना सुन रहे हो, क्या आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं, बट आपको मजा आ रहा है, तो म्यूजिक भी किस में आता है? सर्विस में। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको हम लोग किस में डालते हैं? सर्विस के अंदर। तो ये हो गया आपका फिजिकल और इंटेंजिबल, यानी टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स। अब इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स, ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लो हवा और सनलाइट, इसके लिए क्या आप पैसा पे करते हो? तो आप बोलोगे कि भैया सनलाइट के लिए कौन पैसा पे करता है? तो जिस भी चीज के लिए आप पैसा नहीं पे करते हो, उसको हम लोग गिनते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स के अंदर। अब टेक्निकली लिखोगे कैसे? जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस की कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, मतलब जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस की कोई भी प्राइस नहीं होती है, हम लोग उसको काउंट करते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स के अंदर। अभी इकोनॉमिक गुड्स के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि खाना, कपड़ा और मोबाइल। ये सारी चीजें क्या हमें कोई भी फ्री में देता है? तो आप बोलोगे भैया नहीं। जब कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिल रही है, तो क्या उसकी एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब कि क्या उसकी प्राइस है? तो आप बोलोगे कि भैया हाँ, हमने कीमत देके कपड़ा खरीदा है, हमने कीमत देके खाना खरीदा है। तो जिस भी चीज की कीमत आपने पे की है, जिस भी चीज की एक्सचेंज वैल्यू है, हम लोग उसको किस में काउंट करते हैं? इकोनॉमिक गुड्स में काउंट करते हैं। सिंपल सी भाषा में, जो चीज आपको फ्री में मिली, मतलब नो एक्सचेंज वैल्यू, उसको हम लोग गिनेंगे किसके अंदर? नॉन इकोनॉमिक गुड्स के अंदर। जिसके लिए आपने पेमेंट की, प्राइस पे की, उसको हम लोग गिनेंगे किसके अंदर? इकोनॉमिक गुड्स के अंदर। अभी हम लोग समझते हैं ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिसेबल गुड्स। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पेरिसेबल गुड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल देता हूँ, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 3 से 4 से 5 दिन में खराब हो जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स को हम लोग किस में गिनते हैं? पेरिसेबल गुड्स के अंदर। तो लिखोगे क्या? जो भी प्रोडक्ट लॉन्ग समय तक नहीं चल सकता, हम लोग उसको बोलते हैं पेरिसेबल गुड्स। 2-3 दिन में सब्जी खराब हो जाती है, 2-3 दिन में दूध खराब हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती हैं, और लॉन्ग टर्म तक हम इनका यूज नहीं ले सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे पेरिसेबल गुड्स। अपोजिट में देखते हैं, मेरे पास एक शूज है जो मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर में जो टीवी है वो 5 साल से चल रहा है, मेरे घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो 10 साल से चल रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम रिपीटेडली बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, हम बहुत ही लंबे समय से रोज इसका इस्तेमाल ले रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। काफी आसान था। लंबे समय तक किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो ड्यूरेबल गुड्स, अगर जल्दी से खराब हो जाता है, ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, तो पेरिसेबल गुड्स। आगे देखेंगे प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। ये काफी आसान है। मोबाइल फोन, बाईसाइकिल्स, पैकेट ऑफ बिस्किट। आपके जेब में जो पैकेट है, आप उसके अकेले मालिक हो। हाँ, आप दुकान गए थे और आपने वो बिस्किट खरीदा, अब आप किसी को भी बांट नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि बोल रहे हो कि मैं पैसे दे के लाया हूं, मैं ही खाऊंगा। तो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी एक इंसान का ओनरशिप होगा, हम लोग उसको बोलेंगे प्राइवेट गुड्स। जैसे अभी ये मेरा पर्सनल फोन है ना, ये मेरा फोन है, इसका मालिक कौन हूं? मैं हूं। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइवेट गुड्स। अभी हम लोग पब्लिक गुड्स को समझते हैं, उससे और क्लैरिफाई होगा। अभी जैसे देखो, पब्लिक गार्डन, स्ट्रीट लाइट और पब्लिक रोड। क्या रोड के ऊपर एक ही इंसान चलता है? नहीं, रोड के ऊपर आप भी चल रहे हो, आपका पड़ोसी भी चल रहा है, पड़ोसी का पड़ोसी भी चल रहा है। रोड जैसी जो चीजें होती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी पूरी सोसाइटी ही रोड का इस्तेमाल कर रही होती है। तो ऐसे गुड्स, ऐसी चीजें जिनके ऊपर पूरे लोगों का, यानी सब लोगों का हक हो, सब लोग उसके मालिक हों, उसको हम लोग डालते हैं पब्लिक गुड्स के अंदर। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि गार्डन हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई और पब्लिक रोड हो गया। जिसका ओनरशिप एक इंसान के पास है, वो क्या कहलाएगी? प्राइवेट गुड्स। जिसका ओनरशिप सबके पास है और सब उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग उसको बोलेंगे पब्लिक गुड। काफी आसान है। अब यहाँ पे आ जाओ कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। उल्टा समझते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज को ध्यान देते हैं, जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर, कॉटन और कुकिंग यूटेंसिल। अच्छा, आपके घर में क्या बिस्किट बनाने की मशीन है? आप बोलोगे नहीं। क्या आपके घर में शूज बनाने की मशीन है? आप बोलोगे नहीं। क्या आपके घर में कपड़े बनाने की मशीन है? आप बोलोगे नहीं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इनका इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर यानी एक बिजनेसमैन कर रहा होता है। कौन सी? एग्जाम्पल के ले लियो, मशीन। शूज बनाने की एक मशीन कौन लेके आया? प्रोड्यूसर, यानी एक बिजनेसमैन लेके आया। अब इस मशीन का इस्तेमाल करके वो प्रोड्यूसर, वो बिजनेसमैन
अदर गुड्स बनाएगा। अदर गुड्स के अंदर क्या बना रहा है? शूज बना रहा है। कहानी को मैं और क्लियर कर देता हूं। एक मशीन का इस्तेमाल करके एक प्रोड्यूसर ने क्या बनाया? शूज। एक मशीन का इस्तेमाल करके एक प्रोड्यूसर ने क्या बनाया? शूज। तो ये जो मशीन हो गई, ट्रैक्टर हो गया, कॉटन हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गई, ये सारी चीजों से हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम लोग इन सारी चीजों को किस में गिनते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स में। आगे, अब ये जो शूज आ गया मेरे घर में, क्या इसका इस्तेमाल मैं करूंगा? हाँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? कंज्यूमर। एक यहाँ पे मैं छोटी सी चीजें आपको लिख के समझाता हूँ कि कस्टमर और कंज्यूमर में दोनों में फर्क होता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने बनाए शूज। ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा एक होलसेलर के पास। अब ये होलसेलर से कहाँ पे जाएगा? हमारे दुकान पे। मान लो कि अमित भैया की अमित एक्स करके शूज की दुकान है, अमित एक्स। उसके बाद ये कौन यूज करेगा? मान लो मेरा एक स्टूडेंट है सुमित, वो यूज करेगा। अब देखना, ये जो शूज है इसको प्रोड्यूसर ने बनाया, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर। अब इससे खरीद के कौन लेके गया? इससे खरीद के लेके गया होलसेलर। तो ये होलसेलर कस्टमर है किसका? प्रोड्यूसर का। अब ये होलसेलर से कौन खरीद के लेके जाएगा? जो भी हमारे आसपास दुकान वाले हैं जो शूज बेचते हैं वो खरीद के लेके जाएंगे। तो ये भी इसका क्या है? कस्टमर है। बट लास्ट में मेरा जो स्टूडेंट था सुमित, वो ले जाके इसको यूज कर रहा है। तो लास्ट में जो इंसान जिस भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कंज्यूमर। समझ में आया? कंज्यूमर कौन होता है? जो लास्ट में प्रोडक्ट को यूज करता है, हम लोग उसको बोलते हैं कंज्यूमर। और जो परचेज करके ला रहा है और उसको यूज नहीं कर रहा है, तो वो कहलाता है कस्टमर। ये छोटी सी बात थी, बट आपको अभी तक पता नहीं होगा। यही खासियत है कॉमर्स का 11 का। अपने टीचर को पूछना कि मैडम या सर, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है, और चेक करना कि उनको आता है कि नहीं आता है। आगे आ जाते हैं अपनी कहानी में। और ओहो, अब जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ वेल्थ। अच्छा, मैं समझाता हूं आपको। कोई भी चीज वो यूजफुल होनी चाहिए, उसकी कमी होनी चाहिए, वो एक्सचेंज हो सके और वो ओन्ड हो सके। ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है वेल्थ बनाने के लिए। अब आप बोलोगे भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नाम पे हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो घर है। अब क्या मेरा जो घर है वो यूजफुल है? आप बोलोगे हाँ भैया, तभी तो हम लोग उसमें रह रहे हैं। मेरा जो घर है वो स्केयर है। हाँ भैया, हर किसी के पास घर नहीं होता है, तो वो स्केयर है, मतलब घरों की भी कमी है। हर इंसान के पास दुनिया में घर नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि घर की भी क्या है? स्केयरसिटी है। क्या मेरे पापा ने वो घर खरीदा है, वो मुझे देंगे? हाँ। मेरे पास जो घर आएगा, क्या मैं मेरे बच्चों को दूंगा? हाँ। तो क्या घर एक्सचेंज हो सकता है? हाँ भैया, एक्सचेंज हो सकता है। और क्या वो जो घर है, उस घर के मालिक मेरे पापा हैं, तो जो ओनर हैं वो मेरे पापा हैं। क्या मेरे पापा से मैं ओनर बनूंगा? तो हाँ। तो घर जो है वो यूजफुल भी है, दुनिया में उसकी कमी भी है। हम एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, साथ साथ में इसके बदले में हमको पैसा भी मिलेगा। मतलब कि इसकी एक्सचेंज वैल्यू भी है। मतलब मेरे पास जो घर है, आपके पास जो घर है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी है। उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हम उसको बेच भी सकते हैं। तो दोनों को हम डाल देते हैं किसमें? एक्सचेंज वैल्यू के अंदर। और मेरा जो घर है उसके ओनर मेरे पापा हैं। तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं बैठ रहे हैं मेरे घर के अंदर। तो ये जो घर है मेरा, वो कहलाएगा मेरा वेल्थ। क्या कहलाएगा? मेरा वेल्थ। अब समझ में आया? जो घर है वो क्या है? वेल्थ है। आगे और डीप में समझते हैं, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे मैं आपको, आपके दिमाग में चला जाए इस तरीके से, वेल्थ और वेल्दी होने का मतलब बताता हूँ। अभी मान लो कि एक इंसान है जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 करोड़ रुपए। और उसके पास एक 5 करोड़ का घर है, और उसके पास 1 करोड़ का एक प्लॉट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 करोड़ का एक घर और 1 करोड़ का एक प्लॉट है। और उसके साथ साथ उसके पास 50 लाख रुपए की गोल्ड है, और उसके पास 30 लाख रुपए का सिल्वर है, मान के चलो। और साथ साथ में उसने क्या किया हुआ है, उसके पास रिलायंस जो कंपनी है, उस कंपनी के उसके पास शेयर्स भी हैं। और उसने कुछ पेंटिंग्स खरीद के रखी हैं जिनकी कीमत कुछ लाखों में है। उसके साथ साथ उसने क्या किया हुआ है कि अपने घर के आगे एक छोटा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खोल के रखा हुआ है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर हमारे देश के अंदर एक इंसान के पास 10 करोड़ रुपए है, तो क्या आप उसको अमीर बोलोगे? हाँ भैया, हम उसको अमीर बोलेंगे। तो ये इंसान है रिच, बट ये इंसान वेल्दी नहीं है। एक इंसान वेल्दी कब बनता है वो समझते हैं।
अगर एक इंसान के पास अच्छा खासा पैसा हो, साथ साथ में उसके पास प्रॉपर्टी हो, प्लॉट्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी कंपनी के शेयर्स हो, उसके पास एंटीक्स हो और उसके पास बिजनेस भी हो, तब हम बोलेंगे कि वो इंसान वेल्दी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिच है। और हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है। अब कहीं पे भी न्यूज में आप देखो और बोला जाए कि एक इंसान है, मान लो कल आप न्यूज में देख रहे हो कि अमित भैया के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, तो आप क्या समझोगे कि अमित भैया के पास पैसा भी है, अमित भैया के पास प्रॉपर्टी भी है, अमित भैया के पास प्लॉट भी है, अमित भैया के पास गोल्ड भी है, अमित भैया के पास सिल्वर भी है, अमित भैया के पास किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स भी हैं, अमित भैया के पास एंटिक्स भी हैं, अमित भैया के पास छोटे मोटे बिजनेसेस भी हैं। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनेगा, मेरा वेल्थ बनेगा। आप मुझे वेल्दी बोलोगे और मैं बोलूंगा कि मेरे पास बहुत सारा वेल्थ है। तो अब से हमारा एम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिच ना बनने का, हमको क्या बनना है, वेल्दी बनना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिचनेस और वेल्दीनेस में, और यही चीजें आपकी वेल्थ कहलाती है। अगर आपको इसके अंदर क्या लिखना है, इसकी टेंशन है तो टेंशन मत लो, मैं आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप में या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है वो दे दूंगा, तो वहां पे जाना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना और एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेना। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो वेल्थ है वो मैंने आपको आगे समझा दिया हुआ है, तो ये सब आप एक बार रीड करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्थ। इजी सा है यार, घर, कार, ज्वेलरी और लैंड, इसके ऊपर एक सिंगल इंसान की ओनरशिप होती है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं इंडिविजुअल वेल्थ। अब सेकंड वाला है वो है सोशल वेल्थ। अब जैसे डैम हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, रोड हो गया, ये सारी चीजों पे हक होता है सोसाइटी का या कम्युनिटी का। अब जो रोड है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो क्या उसके ऊपर से अकेले मैं जाऊंगा, नहीं, पूरे सोसाइटी वाले जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर यानी रोड के ऊपर अगर सोसाइटी या कम्युनिटी का मालिकाना हक है और उसको सब मिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मिलके उसका यूज ले रहे हैं, तो हम लोग उसको सोशल वेल्थ में डाल देते हैं। रोड, उसके मालिक हम सब हैं, हमारी जो सोसाइटी का रोड है उसके मालिक हम सब हैं और उसका इस्तेमाल भी हम सब कर रहे हैं, तो ऐसे वेल्थ को हम लोग डाल देते हैं सोशल वेल्थ के अंदर। अब नेशनल वेल्थ, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया, ये सब चीजें किसकी हैं, एक नेशन की हैं। एक रिवर किसकी प्रॉपर्टी है, नेशन की है, तो ऐसे वेल्थ को हम लोग बोलते हैं नेशनल वेल्थ। अब इंटरनेशनल वेल्थ, जैसे ओशियन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अंटार्कटिका हो गया। अभी ओशियन, समुद्र के ऊपर किसी भी एक देश का हक है, नहीं, समुद्र का इस्तेमाल सब कोई कर रहा है, हाँ, तो ऐसे वेल्थ को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल वेल्थ। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मीनिंग ऑफ वेलफेयर, बहुत ध्यान से समझना कि वेलफेयर होता क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलफेयर। वेलफेयर के लिए एक वर्ड लिखा होगा, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर देखना कि इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। इसके लिए एक वर्ड लिखा जाएगा, टेक्निकल वर्ड होगा, जो होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ आया मैंने क्या लिखा, कि हम लोगों को क्या करना है, वेलफेयर। वेलफेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइफ को अच्छी करना पड़ेगा। और ये जो लाइफ को अच्छी करना है, इसके लिए दूसरा वर्ड इकोनॉमिक में इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लाइफ कैसे अच्छी होगी उसको समझते हैं। एक इंसान के पास अगर खाना है, एक इंसान के पास अगर कपड़ा है, एक इंसान के पास अगर घर है, एक इंसान को अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही है, एक इंसान अगर बीमार पड़ रहा है उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल में अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, एक इंसान को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, तो क्या उसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो आप बोलोगे कि हाँ भैया, अगर ये सब हमको मिल रहा है तो हमारी ज़िंदगी तो अच्छी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन सब चीज़ों की वजह से लाइफ का इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन सब चीज़ों की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी रहने सहने का तरीका वो हाई हो रहा है। टेंशन मत लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब भी यही होता है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जितना मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यही सारी चीज़ों से लाइफ भी अच्छी चलती है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी भी देश के अंदर अगर ऐसा बोला जा रहा है कि वहां की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो आपको फट से समझ में आ जाना चाहिए कि वहां के लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने का घर मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, अच्छा पीने को पानी मिल रहा है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं। इंप्रूवमेंट हो रहा है लाइफ का मतलब ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं। तो अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो रहा है, मतलब कि देशवासियों का वेलफेयर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। अब क्या लिखना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखो, बहुत आसान सी भाषा में, इंडिविजुअल वेलफेयर। अगर एक इंसान
अपनी इनकम के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने रहने की कंडीशन के ऊपर ध्यान देगा तो हम लोग उसको डालते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर के अंदर। अब देखो, जैसे कि हम लोग रोड बनवा रहे हैं देश के अंदर, पब्लिक स्कूल बनवा रहे हैं, डैम बनवा रहे हैं, तो इससे सबका फायदा होगा। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन सबका फायदा होगा। गवर्नमेंट जो काम करती है वो सबके लिए करती है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कलेक्टिव वेलफेयर। कलेक्टिव वेलफेयर का मतलब है कि सबके लिए वेलफेयर हो रहा है। मतलब रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल तो हर कोई करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कलेक्टिव वेलफेयर। जब भी सबका भला हो वैसे वेलफेयर को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव वेलफेयर। और सबका भला करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? गवर्नमेंट की। अब वेलफेयर और वेल्थ के अंदर रिलेशन क्या है ये बताना है। बहुत प्यार से समझाता हूं। वेलफेयर तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं वेल्थ लिख देता हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं वेलफेयर के अंदर लिख देता हूं मनी, पैसा, है ना। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो क्या वो अच्छे खाने खा सकता है? आप बोलोगे हाँ। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो क्या वो अच्छे कपड़े पहन सकता है? आप बोलोगे हाँ। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो क्या वो अच्छा घर खरीद सकता है? आप बोलोगे हाँ। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है, अच्छा हॉस्पिटल में जा सकता है और साफ पानी पी सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर इंसान की वेल्थ हाई है तो उसका वेलफेयर भी हाई होगा। अब आप बोलोगे हाँ भैया, एक इंसान अगर अच्छा पैसा कमाएगा तभी तो अच्छा खा पाएगा, तभी तो अच्छा घर ले पाएगा, तभी तो अच्छे से पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, तभी तो वो अच्छा पानी पी पाएगा। तो अगर वेल्थ हाई है तो वेलफेयर भी हाई होगा। अगर वेल्थ लो है तो वेलफेयर भी क्या होगा? लो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ है तो वेलफेयर अच्छा हो ही जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आया है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर और प्रोडक्शन। इसको पढ़ते हैं। तो फैक्टर और प्रोडक्शन चार ही होते हैं। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा देता हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझाने के लिए मैं आपके पास एक फुद्दू सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हम बनाने जा रहे हैं मैगी। क्या बनाने जा रहे हैं? मैगी। तो इस मैगी को हम अभी मानते हैं कि ये है हमारा रॉ मटेरियल। ये मैगी बनाओगे किस पे? तो आप गैस के ऊपर बनाओगे। तो मान के चलो कि ये है इक्विपमेंट, है ना। नहीं 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 नहीं, गैस को हम लोग इक्विपमेंट नहीं मानते। गैस हमारा मशीन है। और बनाओगे किसके अंदर? तो आप बनाओगे वेसल्स के अंदर, यानी बर्तन के अंदर। तो ये हो गया हमारा इक्विपमेंट। बनाएगा कौन? तो मम्मी बनाएगी। हमको तो आता ही नहीं है। कौन बनाएगा? मम्मी बनाएगी। तो मम्मी को अभी के लिए हम मान लेते हैं लेबर। ऐसा मम्मी को मत जाके बोलना कि अमित भैया ने बोला था कि आप हमारे लिए मैगी बना रहे हो तो आप लेबर हो। बहुत मारेगी मम्मी और मैं भी जवाबदारी लूंगा नहीं। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। मम्मी मैगी बना के हमको एक प्लेट में दे देगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है। रॉ मटेरियल से हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट का हम लोग यूज करेंगे। यूज किस में करेंगे? अपनी भूख मिटाने के लिए। तो कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर? फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस होता है हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब ये जो चीज आपने बनाई उसको बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसी को हम लोग बोलते हैं फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यूएसए में हो, सब जगह पे ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉमन है। अब इकोनॉमी की भाषा में समझते हैं। तो लैंड का मतलब क्या? इंक्लूड ऑल नेचुरल रिसोर्स यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जो भी आप नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो हम लोग उसको किसके अंदर गिनते हैं? लैंड के अंदर गिनते हैं। जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके अगर आपने प्रोडक्शन किया तो इकोनॉमी की नजर में ये सारी चीजें कहलाएगी लैंड। समझ आ गया? ठीक है, आगे लेबर। अब यहाँ पे समझना, जो भी इंसान फिजिकल और मेंटल वर्क करके पैसा कमा रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का प्रेसिडेंट, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश में जो एक्टर्स हैं वो सब लेबर हैं। इवन विराट कोहली भी लेबर है। आप बोलोगे कि भैया ये क्या बोले हो? क्या विराट कोहली मेहनत कर रहा है? क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलने के लिए दिमाग लगा रहा है? क्या विराट कोहली अपने मेहनत और बुद्धि से जो काम कर रहा है उसके लिए पैसे लेता है? आप बोलोगे हाँ। तो हमारे देश हो या कोई भी देश हो, अगर इंसान अपनी बुद्धि और बल से पैसा कमा रहा है तो हम लोग उसको लेबर बोलते हैं। क्या याद रखना है? अगर एक इंसान अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से पैसा कमा रहा है तो हम लोग उसको इकोनॉमी की नजर में लेबर बोलते हैं। जैसे कि टीचर हो गए, वर्कर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब अपना दिमाग और अपनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? लेबर बोलेंगे। अब ये लेबर्स
अगेंस्ट में क्या लेते हैं, वेजेस, मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं, जो लेबर्स काम कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट में वो लेते क्या है, वेजेस लेते हैं। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है वो समझते हैं। मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विस। ये वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे कि मैगी बनाने के लिए हमने क्या लाया, मशीन लाया, इक्विपमेंट लाया, तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग इसको बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। साथ साथ में आप बिजनेस को बनाने के लिए, मतलब ये सारी चीजों को खरीदने के लिए आपको पैसा भी लगा होगा, तो ये सारे इक्विपमेंट और प्लस पैसा अगर हम इनको मिला देंगे तो वो क्या बनता है, कैपिटल। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मशीन, टूल, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल। पैसा भी लगा दो, यहाँ पे मैंने पैसा नहीं लिखा है, मनी भी, मतलब कि मशीन, इक्विपमेंट और पैसा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा कैपिटल बनेगा। और इसी कैपिटल का इस्तेमाल करके हम कोई ना कोई गुड्स या सर्विस को मार्केट में बेच रहे होते हैं। आगे अगर देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर, ये मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, ये होता है बिजनेस ओनर या फैक्ट्री ओनर। जो इंसान लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों चीजों को मिला के पैसा बना रहा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड कर लेना नोट्स के अंदर, काफी आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। हमारा जो अब लास्ट टॉपिक है वो है ट्रेड साइकिल। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उससे मैं आपको ये पूरा ट्रेड साइकिल समझा दूंगा। लिखना क्या है वो तो आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी एक कंट्री का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अमेरिका। अब आप सबको पता है कि अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, तो अमेरिका ने ऐसा बोला कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने अपना देश चुना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया। अब इंडिया के अंदर अमेरिका ने पैसा जब दिया तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पैसे से फैक्ट्री खोलोगे। क्या खोलोगे, फैक्ट्री। हमारे देश के अंदर मान के चलो कितनी फैक्ट्री थी, 10 फैक्ट्री थी। अब अमेरिका ने जब पैसा दिया तो हमारे देश में अब 100 फैक्ट्री हो गई। अब इस फैक्ट्री के अंदर काम कौन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान काम करेंगे, ह्यूमन काम करेंगे। तो जब 10 फैक्ट्री थी देश के अंदर तो 10 लोगों को काम मिलता था, जब 100 फैक्ट्री हो गई तो अब 100 लोगों को काम मिलने लगा। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। अब हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ। आगे अगर हम लोग और थोड़ा बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, जो इंसान काम कर रहा है क्या वो पैसा कमाएगा, तो आप बोलोगे हाँ भैया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उनकी इनकम जनरेट होगी। अब आप बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सोच के देखो कि अगर आप पैसा कमाओगे तो आप उसको खर्चा करोगे, करना ही पड़ेगा ना। आप खाना खरीदने जाओगे, आप कपड़ा खरीदने जाओगे, जूता चप्पल सब कुछ खरीदने जाओगे। इसका मतलब ये है कि जब इनकम बढ़ेगी तो देश के अंदर चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ही बढ़ेगी ना। अब आप हर चीज खरीदने के लिए मार्केट में निकलोगे, मतलब हर चीज का क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। जब सब चीज का डिमांड बढ़ेगा तो क्या और फैक्ट्री खुलेंगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए, हाँ खुलेंगी। मान लो कि पहले इंसान 10 शर्ट पहनता था जब उसकी इनकम नहीं थी, अब वो इनकम बढ़ गई है सब लोगों की, तो अब देश के अंदर टोटल 1000 शर्ट की जरूरत है। तो ये 1000 शर्ट बनाए कहाँ जाएंगे, वापस से फैक्ट्री में। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है देश के अंदर तो फैक्ट्री डाली जाती है, फैक्ट्री डालते हैं तो लोगों को काम मिलता है, लोगों को काम मिलेगा तो वो पैसा बनाएंगे, वो पैसा बनाएंगे तो वो चीजों को खरीदने जाएंगे, मतलब कि डिमांड करेंगे। जब वो डिमांड करेंगे तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, फैक्ट्री डालना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी कंडीशन होती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। इसी तरीके से इकोनॉमी को डिजाइन किया गया है। अगर ये सब चीजें हो रही है मतलब कि इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रेड साइकिल। इसमें हम लोग को साइकिल की तरह डायग्राम बनाना होगा। अभी मान लेते हैं कि अमेरिका के अंदर से हमारे देश में आया 1000 रुपए। कितना आया, 1000 रुपए। ये जब 1000 रुपए आया तो 100 लोगों को काम मिला और 100 लोगों ने मिलके 120 रुपए की शॉपिंग की। अब जब ये सब हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये अच्छा समय है, ये पीक का समय है या फिर बूम का समय है। तो ये इकोनॉमी का कौन सा समय है, पीक का टाइम है। पीक का टाइम मतलब मस्त पैसे आ रहे हैं, मस्त लोगों को काम मिल रहा है, मस्त लोग खरीद रहे हैं। अब देश के अंदर अमेरिका ने बोला कि अब हम ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे, हमको डर लग रहा है कि इंडिया के अंदर अभी कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो 1000 से 800 रुपए कर दिया। मतलब अब देश के पास कम इन्वेस्टमेंट आया। कम इन्वेस्टमेंट आएगा तो कम लोगों को काम मिलेगा। जब कम लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम भी कम होगी और लोग शॉपिंग भी कम करने लगेंगे। मतलब कि पहले 1000 रुपए आया
तो लोगों ने 100 लोगों को काम मिला, 120 की शॉपिंग की। अब कैसा हो रहा है कि देश के अंदर 800 रुपए है, जिसकी वजह से 80 लोगों को काम मिल रहा है। अब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का सामान खरीदा। तो ये जो थोड़ा सा गिरावट आया, इस समय को हम लोग बोलते हैं रिसेशन का समय। जब इकोनॉमिक पीक से थोड़ा नीचे उतरना शुरू होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिसेशन का समय। और ये जो हुआ ना, ये होने का कारण होता है कि कॉन्फिडेंस नीचे आता है जो भी इंसान इन्वेस्ट कर रहा होता है। इस केस में हमारे देश में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा था, तो समझ के चलो कि अमेरिका के इन्वेस्टर थोड़ा सा डर गए। जब वो डर गए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट था वो 800 से 500 रुपए हो गया। कितना हो गया? 500 रुपए। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब अब 50 लोगों को काम मिलेगा और लोग शॉपिंग भी 60 रुपए का कर रहे हैं। मतलब ये जो सीन होता है, इस सीन के अंदर इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल ही देख लो ना कि देश के अंदर अब सिर्फ 500 रुपए है, उस 500 रुपए में 50 लोगों को काम मिल रहा है और वो सिर्फ 60 रुपए का शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन का सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर सब कुछ स्लो चल रहा होता है और ज्यादा पैसा नहीं होता है देश के अंदर। अब इस सिचुएशन को सही करने के लिए गवर्नमेंट आती है। कौन आती है? गवर्नमेंट आती है। तो गवर्नमेंट देख रही होती है कि भाई हमारे देश के अंदर अब अमेरिका पैसा नहीं लगा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 500 रुपए पहले से ही है, चलो 400 रुपए मैं डाल देती हूँ। तो कितना हो गया? 900 रुपए। जब देश के पास अब 900 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो अब 90 लोगों को काम मिलेगा और 110 रुपए की शॉपिंग होने लगेगी। देखो, बुरे टाइम में 500 का इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट ने उसको 900 तक पहुंचा दिया। बुरे टाइम में 50 लोगों को काम मिल रहा था, अब 90 लोगों को काम मिल रहा है। बुरे टाइम में लोग 60 रुपए की शॉपिंग कर रहे थे, अब 110 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपनी इकोनॉमी को बचा रही है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिकवरी का समय। फिर धीरे 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 सबका कॉन्फिडेंस सही होता है, वापस से गवर्नमेंट बाकी लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, वापस से हम लोग पीक पे आ जाते हैं। तो ट्रेड साइकिल के ये 4 साइकिल हैं। पहले अच्छा टाइम, फिर बुरा टाइम शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन, फिर पूरी तरीके से बुरा टाइम आ जाता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, फिर गवर्नमेंट आके हमको रिकवर करती है, मतलब इकोनॉमी को रिकवर करती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिकवरी। फिर वापस से सब कुछ पीक पे या बूम पे आ जाता है। तो इसी तरीके से इकोनॉमी चलती है और जो इस तरीके से इकोनॉमी चलती है उसी से हमारा बनता है ट्रेड साइकिल।